जय भागी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी बाल विकास की 6वीं क्लास है दोस्तों। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से उनका विकास होता है। अब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ऐसे कारक जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, जिनके द्वारा बालकों के अंदर जो विकास होता है वह उनको प्रभावित करते हैं। ऐसे बाल विकास के जो प्रमुख कारक होते हैं आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। हम अपनी बात आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, वंशानुक्रम होता है, खेल का व्यायाम और योगा होता है, लिंग के आधार पर भी उसका एक बहुत बड़ा कारक होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, आयु का जन्म क्रम, वातावरण, बुद्धि, पोषण और आहार, कुपोषण, भयंकर चोट एवं रोगग्रस्त प्रजाति, शुद्ध वायु या प्रकाश, परिवार या समाज या सभ्यता, ये सभी जो होते हैं ये बालकों के विकास को बहुत अत्यधिक तरीके से प्रभावित करते हैं दोस्तों। इनको जिस तरीके का माहौल मिलता है उस तरीके से बालकों का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है कि बालकों को जो विकास होता है, बालकों का जो विकास होता है उसका विकास में सर्वांगीण विकास होता है, चारों तरफ उसका विकास होता है। उसके लिए वंशानुक्रम के आधार बालकों का विकास होता है, उसके वातावरण के आधार पर भी उसका विकास होता है, उसकी आयु के आधार पर भी उसका विकास होता है, उसकी बुद्धि पर भी निर्भर करता है कि बालक का विकास किस तरीके का हो रहा है। इस तरीके से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ये सभी जो हमारे कारक हैं दोस्तों, ये सभी जो हमारे कारक हैं यह कहलाते हैं बाह्य कारक। ये कौन से कारक कहलाते हैं दोस्तों? ये हमारे कहलाते हैं बाह्य कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आंतरिक कारक और दूसरे होते हैं बाह्य कारक। आंतरिक कारक वह होते हैं जिस समय बालक अपनी मां के गर्भ में रहता है उस वक्त बालक के अंदर जो विकास होता है और उसको जो प्रभावित करता है वह कारक कहलाते हैं दोस्तों, आंतरिक कारक कहलाते हैं। जब बाह्य कारक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको इसके आंतरिक कारक के बारे में बतलाएंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों बाह्य कारक के बारे में। देखिए, वंशानुक्रम, सबसे पहली बात आती है वंशानुक्रम। अब देखिए, बालकों का जो वंश होता है, बालकों का वंश जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से बालकों के अंदर उसका विकास होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कई जगह ऐसा होता है कि अगर घर में उनके माता पिता, उनके बाल अगर घुंघराले होते हैं या उनकी जो प्रजातियां होती हैं उस प्रजाति के आधार पर उनके बच्चों के जो भी बाल होते हैं वो भी घुंघराले पाए जाते हैं। जैसे कि आपने दक्षिण अफ्रीका तरफ की ये प्रजातियां देखी होंगी। इस तरीके से कुछ अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं और जो भी बालक होता है वह अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश के अनुसार चलता है, वह अपने माता पिता या अपने पूर्वजों की उस पर जाता है, जीन्स क्रोमोसोम पर जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम के आधार पर उसका विकास होता है। जैसे कि जैसा उसका वंश चल रहा है उसके माता पिता की तरह, उसके दादा दादी की तरह और उसके पूर्वजों की तरह उनका विकास होता है। जिस तरीके से उनके पूर्वजों की चेहरा मैच करता है, उनकी शारीरिक बनावट होती है, मानसिक बुद्धि होती है, उसी के आधार पर बालकों का विकास होता है। यह निर्भर करता है दोस्तों उसके वंशानुक्रम पर। मैं ये नहीं बोल सकता कि बालक का जो विकास है वो 100% वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, लेकिन उसका विकास का कुछ परसेंट जो रहता है वह उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी जो बात आती है वो आती है दोस्तों खेल और व्यायाम। खेल और व्यायाम जो होता है, एक बोल सकते हैं कि सारी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमारे लिए खेल और व्यायाम अत्यधिक जरूरी होता है। इसीलिए बोलते हैं कि खेल और व्यायाम और योगा के द्वारा हमारे शरीर को नई स्फूर्ति मिलती है और हमारे एक शरीर में और हमारे मानसिक रूप से हमारे शरीर में एक ताजगी बनी रहती है और हम एक अंदर से सुडौल महसूस करते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बोलते हैं कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम और योगा जैसे कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा कारक होता है वह होता है दोस्तों लिंग। लिंग ये होता है जैसे कि लड़का और लड़कियां, इन दोनों में क्या है, इनको लिंग कहा जाता है। एक मेल है एक फीमेल है, इनको लिंग कहा जाता है। देखिए क्या होता है, लिंग इसलिए प्रभावित करते हैं
बालक और बालिकाओं में जब मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक की लंबाई और बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह अत्यंत तीव्र गति से होता है। मतलब बोल सकते हैं कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का विकास तीव्र होता है जब बालकों का जन्म होता है। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तब उनके अंदर बोला जाता है कि बालिकाओं की जो वृद्धि होती है वह तीव्र गति से होती है और बालकों की वृद्धि धीमी गति से होती है। इसका एक रीजन होता है कि बालिकाओं की जो शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि होती है वह बालकों की अपेक्षा वह अत्यधिक होती है। उनकी शारीरिक वृद्धि अत्यधिक गति से बढ़ने लगती है, उनके अंदर परिपक्वता बहुत तेजी से आने लगती है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि लिंग भी एक ऐसा कारक है जो बालकों के विकास को निर्भर करता है कि बालकों का विकास किस तरीके से हो रहा है, और ये लिंग के आधार पर भी निर्भर करता है। अगला है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में मैंने आपको सबसे पहली जो ग्रंथि मैंने आपको बताई थी दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि, इसका तो दोस्तों आवाज को लेकर भी होता है और आवाज के साथ साथ इसको कद बढ़ाना भी होता है। कद बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए थायराइड ग्रंथि का प्रयोग होता है। इसमें से दोस्तों एक पीयूष ग्रंथि भी होती है, एक अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है। देखिए दोस्तों अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनका अलग अलग कार्य होता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे हमारी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है, और ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है जो हमारे किडनी के ऊपर होती है दोस्तों, जो हमारे वृक्क के ऊपर होती है। और इसका काम होता है सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में करना। और यह जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में करके रखती है, हमारे क्रोध को, हमारे सभी संवेगों के लिए नियंत्रण करके रखती है। मनुष्य के अंदर जो 14 प्रकार के संवेग होते हैं दोस्तों, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, डर है, भय है, ये सभी जो संवेग होते हैं दोस्तों, इन सभी संवेगों को नियंत्रण करने का जो कार्य करती है वह हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। इसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, और हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। और यह हमारे शरीर की एक मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बेस पे कहा जाता है कि ग्रंथियां भी हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण कारक भी माना जाता है दोस्तों। अगला हमारा जो होता है आयु। देखिए आयु, अगली हमारी जो बात आती है वो आती है आयु। देखिए आयु के आधार पर भी बालकों के अंदर विकास होता है, आयु के आधार पर भी बालकों के अंदर विकास होता है। बालक की जितनी आयु होगी, देखिए बालक की जितनी आयु होगी तो बालक का विकास उस तरीके से होगा। एक दिन मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर बालक के लिए आईएएस की पढ़ाई करना है, अगर बालक के लिए आईएएस की पढ़ाई करना है तो बालक की जो आयु है उसके लेवल की होनी चाहिए, उसके समरूप होना चाहिए, तभी तो बालक उसकी परिपक्वता को महसूस करेगा और वह उसके बारे में पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बालक की उम्र 12 वर्ष की है और वह आईएएस की पढ़ाई करने लगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बालक के लिए जो भी कार्य करना है, अगर उसके अंदर कोई भी विकास अगर हो रहा है तो वह विकास उसकी आयु के ऊपर निर्भर करता है कि बालक की आयु कितनी है, और बालक की जो आयु होती है उसी के आधार पर बालक के अंदर विकास होता है। जैसे बालक की जो आयु है 18 वर्ष की होती है तो उसके अंदर शारीरिक रूप से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक की आयु बढ़ती जाती है तो उसके अंदर मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। इसी तरीके से कहना ये होता है कि बालक के विकास में आयु का एक अहम रोल होता है। अगली जो हमारी बात होती है उसे कहा जाता है दोस्तों जन्म क्रम। जन्म क्रम वो होता है दोस्तों, यह हमारे बालकों के वृद्धि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है। आपने ज्यादातर देखा होगा, प्रैक्टिकल की बात है, सभी के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जिन घरों में पहला बालक जब पैदा होता है उसके बाद जो बालक पैदा होते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर के जो बालक पैदा होते हैं, वह बालक पहले बालक की अपेक्षा तीव्र गति से उनकी ग्रहणशीलता होती है, तीव्र गति से उनका मानसिक विकास होता है, तीव्र गति से उनके अंदर सीखने की क्षमता होती है। क्योंकि जो उनके जो बड़ा बालक होता है, उनका जो पहला बालक होता है, उस बालक के द्वारा, उसके अनुकरण के द्वारा, उसके जो बाद वाले बालक होते हैं वह उसके अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। उनकी क्षमता तीव्र हो जाती है क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा बड़ा भाई ऐसा कर रहा है, मेरे बड़े भाई इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वह उसको सीखने लगता है। लेकिन जब पहला बच्चा जब पैदा होता है, पहला बालक जब पैदा होता है तो उसको सीखने में काफी समय लगता है दोस्तों।
क्योंकि उसको अनुकरण का माध्यम नहीं होता, इसीलिए उसको काफी ज्यादा समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म का एक क्रम भी जो होता है वह भी निर्भर करता है हमारे बालकों के प्रभावित के लिए। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी बात होती है वो होती है वातावरण। ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि अगर बालक का विकास होना है तो उसके लिए वातावरण का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा वातावरण किस तरीके का है। अगर हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, अगर हमारा वातावरण जैसे हम घर पे रह रहे हैं, हमारे घर के एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे घर का रहन सहन कैसा है, हमारा परिवार का बर्ताव कैसा है, हमारे जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का समाज का परिवार कैसा है, वहाँ के सामाजिक लोग कैसे हैं, और वहाँ जहाँ पे हमारा जाना हो रहा है, जहाँ पे हम विद्यालय जा रहे हैं उस विद्यालय का माहौल कैसा है। तो ये सभी तमाम बातें जो हमारी होती हैं वह हमारे एक वातावरण के ऊपर निर्भर करती हैं कि जैसा हमें वातावरण मिलता है उस तरीके का बालकों के अंदर विकास होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वातावरण का मतलब ये होता है, वातावरण का मतलब पर्यावरण से नहीं होता है। वातावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब आसपास का जो आवरण होता है वह कैसा होता है। आसपास के आवरण में दोस्तों हमारा परिवार भी आता है, हमारा विद्यालय भी आता है, समाज के लोग भी आते हैं, और हमारे जो भाषा शैली होती है बात करने की वही भी आता है। देखिए अगर कोई बालक घर में रहता है, अगर आप घर में उसके सामने आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका जो वातावरण है वो कैसा है, वो अशोभनीय है, जो उसके लिए उचित नहीं है। उसकी वजह से बालक के अंदर परिपक्वता नहीं आ पाती, वह संपूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो पाता, और बालक आपकी बात का अनुकरण करते हुए, आपकी बातों को सीखते हुए वह भी गाली गलौज का प्रयोग करने लगता है। लेकिन जिन घरों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति सभ्यताएं होती हैं, वहाँ के बालक का उसका जो वातावरण होता है वह उच्च होता है, इसलिए उसके जो संस्कार होते हैं वह सांस्कृतिक होते हैं और संस्कारी बालक होते हैं दोस्तों। तो ये होता है कि वातावरण के ऊपर निर्भर करने वाले जो कारक होते हैं इस तरीके से वह निर्भर करता है दोस्तों। अगली जो हमारी बात होती है वह बुद्धि होती है। देखिए बुद्धि, जिस बालक की जिस तरीके की बुद्धि होगी उस बालक का विकास उस तरीके का होगा दोस्तों। किसी किसी बालक की बुद्धि तीव्र होती है तो किसी किसी बालक की बुद्धि जो होती है वह मंद होती है, तो यही भी विकास का एक अहम रोल प्ले करता है। अगली जो हमारी बात होती है वह होती है पोषण और आहार। पोषण और आहार जो होता है, देखिए बालक बालक जब जन्म के समय भी एक आंतरिक, जब हम आपको प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे उसमें भी एक पोषण और आहार का एक अहम रोल होता है, लेकिन उस वक्त जो पोषण और आहार लेता है वह उसकी माँ लेती है। उसका माँ के पोषण और आहार पर निर्भर करता है बालक का विकास जब वह गर्भ में रहता है। लेकिन अगर वाह्य कारक की बात की जाए दोस्तों, तो जब बालक अत्यधिक छोटा होता है तो उसके लिए हर प्रकार से उसके लिए पोषण और आहार दिया जाना चाहिए, ताकि बालक के लिए कुपोषण नाम की बीमारी पास में ना आ सके। क्योंकि जिन बालकों के लिए उचित रूप से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बचपन में बालकों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, अगर उनको यह प्रोटीन या कैल्शियम नहीं मिलता है तो बालक हड्डियों से कमजोर रहते हैं और उनकी मांसपेशियां भी कमजोर रहती हैं। वह बच्चे काफी दुबले होते जाते हैं, वह बच्चे शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट नहीं हो पाते हैं दोस्तों, और शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट ना होने की वजह से वह मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होते हैं। यह होता है सबसे बड़ा क्या है, पोषण और आहार पर भी निर्भर करता है कि बालक के लिए अगर अच्छा पोषण और आहार मिलेगा तो बालक का जो विकास होता है वह बहुत अच्छा होता है। अगली जो हमारी बात होती है दोस्तों वह आती है, एक कारक आता है, उसका नाम है कुपोषण। कुपोषण जो है दोस्तों, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो 1955 में एक इसकी बात है जो कि मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा। 1955 में एक वैज्ञानिक का नाम है बार्ट लरू, एक वैज्ञानिक का नाम है बार्ट लरू। इन वैज्ञानिक ने अफ्रीका और भारत के लोगों को, अफ्रीका और भारत के जो लोगों को, जो उनके कुपोषण बच्चे थे उनको देखकर उन्होंने एक अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो बालक हैं जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम हो रही है वह किस प्रकार की समस्या हो रही है और क्यों हो रही है। तब उन्होंने उसका एक रीजन निकाला कि बालकों के लिए उचित आहार नहीं मिल रहा है, बालकों के लिए उचित आहार नहीं मिल रहा है, और अगर आहार मिल रहा है तो वह आहार स्वस्थपूर्ण नहीं है, वह आहार में कमी है। इस प्रकार से क्या होता है, कई निष्कर्ष बाहर निकाल के आए। वहाँ के आहार जो है, उनका जो आहार है वह उच्च नहीं है, उनके आहार में कमी है, उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, उनका पोषण या लालन पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और वहाँ का माहौल भी नहीं बन पा रहा है। तो ये सभी कारण निष्कर्ष निकाले हुए थे दोस्तों, क्योंकि तो इसीलिए कहा जाता है कुपोषण। कुपोषण जो बीमारी होती है उसमें बालक जो रहता है उनका विकास नहीं हो पाता है। बालक बचपन में कुपोषण की वजह से वो दुबले पतले हो जाते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती, उनकी मांसपेशियां कमजोर रहती हैं,
क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी रहती है दोस्तों, जिस वजह से बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है या धीमी गति से होने लगता है। अगली जो हमारी बात होती है दोस्तों, वह होती है भयंकर चोट और रोगग्रस्त। देखिए, एक बात तो निश्चित है, अगर किसी बच्चे के लिए बचपन में अगर कोई चोट लग जाती है या कोई भयंकर बीमारी होती है, तो उस चोट का असर बालक के अंदर जब रहता है तो वह धीरे-धीरे उसका जो विकास होता है, वह सामान्य बालकों की तरह नहीं होता दोस्तों। देखिए, जैसे आज हम और आप हैं, अगर हमारा विकास जो होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। हमें अगर दौड़ना है तो हम दौड़ना बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई बालक बचपन में अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या वो भयंकर रोग का ग्रस्त होता है, जैसे कई बच्चों के लिए पोलियो नाम की बीमारी हो जाती है या किसी बालक का एक्सीडेंट हो जाता है छोटी में बचपन में, तो उसका जो पैर होता है वह विकलांगता के उसमें अंदर एक अपंगता नाम का गुण आ जाता है, जिस वजह से उसका जो शारीरिक विकास होता है वह मंद गति से होता है, लेकिन हमारा और आपका विकास जो रहता है वह तीव्र गति से चलता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भयंकर चोट और रोग यही भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी बात होती है दोस्तों, वो होती है प्रजाति। ये जो प्रजाति होती है, जिस तरीके की जातियां होती हैं उस तरीके का विकास होता है दोस्तों। कई जातियां ऐसी होती हैं जो दिखने में अजीब-ओ-गरीब होती हैं, उनका विकास अलग-अलग होता है। क्योंकि देखो, विकास जो हमारा होता है वह 5 पक्षों में होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, नैतिक विकास होता है। आपने देखा होगा आदिवासी जो लोग होते हैं, हमारा अगर जन्म अगर मध्य भारत में या हमारा बुंदेलखंड में होता है तो हमारा माहौल उस तरीके का होता है। लेकिन हमारी जो जातियां जंगली जातियां होती हैं, आदिवासी भील नेवाड़ के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो भाषा शैली होती है, उनके जो नैतिकता के गुण होते हैं, उनके जो संवेगात्मक गुण होते हैं वह अलग प्रकार के होते हैं और उनके शारीरिक गुण भी अलग प्रकार के होते हैं और हमारे जो गुण होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। हमारी भाषा जो रहती है वह हिंदी उच्च होती है, हिंदी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो आदिवासी निमाड़ लोग होते हैं वो लोग हिंदी नहीं जानते, उनके अंदर भाषा का गुण जो होता है उनकी प्रजाति के अनुसार होता है, जिस तरीके की उनकी प्रजाति होती है, क्योंकि वो जंगली प्रजाति के रहने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बालकों के विकास के लिए, मतलब विकास, अगर किसी चीज का विकास, देखिए ये सभी जो हम लोग कारक पढ़ रहे हैं, यह कारक निर्भर करता है विकास पर। क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बार बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बाल विकास। लेकिन ये सभी जो कारक है ये विकास को लेकर है कि विकास को प्रभावित जो करते हैं, कौन कौन से माध्यम ऐसे हैं जो बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब इसका भी एक अहम रोल प्ले होता है बालक के विकास के लिए। तो इसी तरीके से प्रजाति भी एक महत्वपूर्ण एक कारक होता है। अगली बात जो हमारी होती है शुद्ध वायु और प्रकाश। ये तो हम और आप स्वयं जानते हैं कि अगर स्वस्थ वायु और प्रकाश मिलता है तो बालक का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और बुद्धिमान होता है। अगली जो हमारी बात आती है वो होती है दोस्तों परिवार और समाज। सेम वही बात होती है, परिवार और समाज जो मैंने आपको वातावरण में बताई थी, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दोस्तों कई पेपर में जो पूछा जाता है ये बदल दिया जाता है। अगर कहीं आपको वातावरण लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वातावरण जो है वह किस तरीके का है, और अगर यहाँ पे मैंने परिवार समाज लिख दिया और संस्कृति और सभ्यता लिख दिया तो ये अलग अलग आपको समझ में आने लगता है। तो अलग अलग अपन इसको देख लेते हैं। परिवार जो होता है, बालक का जिस तरीके का परिवार होगा, उसका संयुक्त परिवार रहेगा तो बालक के अंदर सांस्कृतिक गुण पाए जाते हैं। देखिए ये होता है परिवार के ऊपर निर्भर करता है। अगर बालक के अंदर एकल परिवार में बालक अगर रह रहा है, अगर बालक एकल परिवार में रह रहा है तो बालक अपने अंदर से स्वार्थी होता है, वह परोपकारी नहीं होता। इस प्रकार के गुण उसके अंदर आने लगे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह उसके अंदर किसी भी प्रेम व्यवहार की भावना नहीं होती। लेकिन जो बालक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिनके साथ दादाजी, दादा, चाचा, चाची सभी लोग रहते हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है वो एक अलग प्रकार का होता है। उनके अंदर सांस्कृतिक गुण होते हैं, उनके सभ्यता में होते हैं, वो एक कायदा जानते हैं। यह निर्भर करता है उसके परिवार पर और समाज के ऊपर निर्भर करता है कि, और समाज वह होता है जो हमारा, जो हम जहाँ पर रह रहे हैं वह सामाजिक के लोग किस तरीके के हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है। तो ये सभी निर्भर कार्य करता है दोस्तों, हमारे परिवार और समाज के ऊपर निर्भर करता है। अगली जो हमारे कारक हो गए वो है हमारी संस्कृति और सभ्यता। तो देखिए संस्कृति सभ्यता में अगर ले लिया जाए तो हमारा धर्म हिंदू है, कोई भी अगर जैसे अलग अलग होते हैं तो वह सभी क्या करते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक रूप से कार्यक्रम करते हैं। सभ्यताएं सबकी अलग अलग होती हैं, हर किसी के घर पूजा पाठ धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों के होते हैं। तो ये क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कि बालक का जो विकास हो रहा है उस माध्यम से होगा। जैसे कि कोई भी संस्कृति है, अगर मान के चलो आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है
किसी भी घर फंक्शन हो रहा है, अगर कोई बड़ा परिवार है तो बड़ा परिवार जो हो रहा है वह हमेशा अपने बड़े बड़े प्रोग्राम फंक्शन में कर रहा है, शादी विवाह है उनका जो हो रहा है वह अलग तरीके का हो रहा है। लेकिन जो निम्न वर्ग के बालक होते हैं उनका जो अलग तरीके का हो रहा है। लेकिन उनके जो जो उच्च कुलीन घरों के बच्चे होते हैं और जो निम्न परिवार के बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है, उनका जो माहौल होता है वह अलग अलग होता है, क्योंकि उनके परिवार, संस्कृति और सभ्यता पर निर्भर करता है। क्योंकि हर व्यक्ति की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है, हर मजहब की अलग अलग होती है, हर एक मंदिर गुरुद्वारे की संस्कृति सभ्यताएं अलग अलग होती है। इसी तरीके से उनका जो विकास होता है वह उस तरीके का विकास भी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वह यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि बालकों के अंदर जो विकास होता है उस विकास में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि बालकों के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए बालकों के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, अब इसके बारे में हम जरा देखेंगे। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, आकार में परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? सबसे पहला जो परिवर्तन होता है, यहाँ पे हमारी हेडिंग रहेगी दोस्तों, विकास में परिवर्तन। विकास में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो परिवर्तन है उसको तो लेकर होता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। देखिए बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके शारीरिक रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसके मानसिक रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसके संवेगों में परिवर्तन हो रहा है, उसकी भाषा में परिवर्तन हो रहा है, उसकी नैतिकता में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी के आधार पर बोला जाता है दोस्तों कि आकार में मतलब कहाँ, लंबाई में भी परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में भी परिवर्तन हो रहा है और भार में भी परिवर्तन हो रहा है। इसमें मन की भावना, चिंतन में परिवर्तन हो रहा है, मनन में हो रहा है, कल्पना की शक्ति बढ़ने लगती है। इस तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है अपरिवर्तन। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा उसके अंदर मन में परिवर्तन होने लगते हैं, उसकी चिंतन में परिवर्तन होने लगते हैं, मनन और कल्पना जो होती हैं वह बढ़ने लगती हैं। आप बोल रहे हैं सर कल्पना कैसे बढ़ सकती है? मैंने आपको बताया था तार्किक और अतार्किक चिंतन। बालक जब शेष अवस्था में रहता है तो बालक अतार्किक चिंतन करता है, लेकिन बालक के अंदर जब विकास हुआ, बालक के अंदर जब विकास हुआ, बालक की वृद्धि हुई, तो बालक का जो चिंतन है उसमें परिवर्तन हो गया। वह किस तरीके का चिंतन करने लगा? वह तार्किक चिंतन करने लगा, वह अतार्किक चिंतन नहीं करता। अब जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ वह तार्किक चिंतन करने लगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको बताया था शैशवावस्था में बालक के लिए वर्तमान की चिंता होती है। देखिए चिंतन इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है? शैशवावस्था में जब बालक रहता है तो उसके अंदर वर्तमान की चिंता होती है। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तब बालक के अंदर असफलता की चिंता होती है, और जब बालक बाल्य किशोरावस्था में पहुंचता है तब बालक के लिए भविष्य की चिंता होती है। दोस्तों इस याद रखिएगा, ये बात पूछी जाती है कि जब बालक किशोरावस्था में रहता है तो उसको किस बात की चिंता होती है। 3 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और लास्ट में रखा रहता है इनमें से सभी, उसमें से याद रखिएगा उनके लिए भविष्य की चिंता होती है, और बाल्यावस्था में जो असफलता का डर होता है, और शैशवावस्था में वर्तमान की चिंता होती है। दोस्तों ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आकार में परिवर्तन। दूसरा होता है दोस्तों अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन बस कुछ नहीं है, अनुपात में परिवर्तन है कि इनमें जो विकास हो रहा है, जब विकास होता है तब बालकों के जो 5 गुण होते हैं, 5 परिवर्तन जो होते हैं, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन और नैतिक गुणों में परिवर्तन। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है और बालक का विकास होता है तब बालक के अंदर मानसिक गुणों का जो अनुपात होता है वह बढ़ता जाता है। पहले मानसिक गुण था, अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए जब बालक का जन्म हुआ तब मानसिक गुण उसके यहाँ 0 था, क्योंकि मानसिक गुण नहीं था बालक के अंदर।
धीरे धीरे उसका गुण बढ़ता जा रहा है, उसका 50% हुआ, फिर 60% हुआ, फिर 100% हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुपात बढ़ता जा रहा है, अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। सहायक गुण था 5% हुआ, फिर 15% हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर इस प्रकार क्या हो रहा है, उसमें अनुपात बढ़ रहा है। इसी प्रकार संवेगों में परिवर्तन हो रहा है, इसी प्रकार भाषा में, इसी प्रकार नैतिकता में क्या हो रहा है, अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। पहले 5 था, फिर 20% हो गया, 20 से फिर 50% हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है अनुपात में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, कायम परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है दोस्तों। अगली जो हमारी बात होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। देखिए पुराने चिन्हों का लोप, जब बालक के अंदर विकास होता है, जब बालक के अंदर विकास होता है तो धीरे धीरे जब बालक के अंदर विकास और वृद्धि होती है तो बालक के जो पुराने चिन्ह होते हैं उनका लोप होने लगता है, वह गायब होने लगते हैं, वह खत्म होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिशु के बालों का निकलना, शिशु के बालों का निकलना। आपने एक बात देखी होगी, जब कोई बालक का जन्म होता है, तब उसके बालों में एक छोटे छोटे से रोम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो पुराने जो बाल होते हैं वह बाल निकल जाते हैं दोस्तों, और फिर वहां से नए बालों का उदय होता है, नए बाल निकलना प्रारंभ होते हैं। अगली जो हमारी बात रहेगी दोस्तों वह ये रहेगी शिशु के बालों का निकलना। और यहाँ पे होगा दोस्तों जैसे जैसे बढ़ता है, और यहाँ पे होगा दांतों का गिरना या दांतों का टूटना, मतलब कि दांतों में परिवर्तन। दांतों में परिवर्तन, देखिए परिवर्तन शब्द इसलिए लिख दिया, पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप मतलब क्या है, बालक जब छोटा था तो उसके अंदर दूध के दांत आए, उसके अंदर अस्थायी दांत आए। लेकिन जैसे जैसे बालक के अंदर विकास हुआ, बालक के अंदर वृद्धि हुई, तब उसके जो दूध वाले दांत थे, जो उसके कच्चे दांत थे, जो उसके स्थायी दांत थे, अस्थायी दांत थे सॉरी, वह अस्थायी दांत गिर जाते हैं। उनके बाद जो होता है नए दांतों का निकलना प्रारंभ होता है। इसीलिए क्या कहा गया दोस्तों, दांतों में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे हो जाए दोस्तों आवाज में परिवर्तन। देखिए जैसे जैसे बालक के अंदर वृद्धि होती जाती है उसकी आवाज में परिवर्तन होने लगता है। पहले बालक की आवाज पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी आवाज मोटी होती जाती है, कर्कशता होती जाती है दोस्तों। तो ये होता है कुछ क्या, पुराने चिन्हों का लोप। क्या होता है दोस्तों, हमारे पुराने चिन्हों का लोप होता है दोस्तों, कि पुराने चिन्ह हमारे यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चौथी बात आती है नए चिन्हों का उदय। अगली जो चौथी बात होती है वह होती है नए चिन्हों का उदय। चौथी बात जो है नए चिन्हों का उदय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो हम लिख लेंगे दोस्तों आवाज में परिवर्तन। आवाज में परिवर्तन। दूसरा जो हम लिखेंगे दोस्तों आवाज में परिवर्तन, दूसरा हम लिखेंगे दोस्तों दाढ़ी मूछों के बालों का आना। दाढ़ी मूछों के बालों का आना। और तीसरा लिखेंगे दोस्तों स्थायी दांतों का निकलना। स्थायी दांतों का निकलना दोस्तों। तो ये है हमारे नए चिन्हों का उदय। ठीक है, आवाज में परिवर्तन, जैसे जैसे बालक के अंदर वृद्धि होती है तो बालक की आवाज कर्कश होने लगती है। ठीक है, और दाढ़ी मूछों के बालों का आना और स्थायी दांतों का निकलना। स्थायी दांतों का निकलना। देखिए दोस्तों, तो ये जो परिवर्तन होते हैं, एक हमारा नए चिन्हों का उदय, दूसरा हमारा पुराने चिन्हों का लोप, अनुपात में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। यह जो होती हैं दोस्तों, यह होते हैं हमारे विकास में परिवर्तन। जैसे जैसे बालक का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, और यही परिवर्तन है जो बालकों के परिवर्तन उसके शारीरिक मानसिक रूप से आने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक
और विकास में होने वाले जो परिवर्तन है वह भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपना क्या, वंशानुक्रम और वातावरण, जो कि हमारा तीसरा और चौथा जो चैप्टर है हमारा संविदा वर्ग 3 का जो सिलेबस के अनुसार, उसमें हमारा चैप्टर है वंशानुक्रम और वातावरण। तो अब हम उसके बारे में यहाँ प्रारंभ करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया अभी कि हमें पढ़ना है वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम का मतलब होता है वंश के अनुक्रम के अनुसार जो बालक अपने वंश के अनुसार चलता है, उसके वंशावली के अनुसार उसका विकास होता है, उसका निर्माण होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों वंशानुक्रम। देखिए, इसका सबसे अच्छा जो है अनुवांशिक, इसको वंशानुक्रम भी कहा जाता है और इसको अनुवांशिक भी कहा जाता है। देखिए, अनुवांशिक भी कहा जाता है। अनुवांशिक या वंशानुक्रम होता क्या है, ऐसे बालक जिनके गुण अपनी माता पिता के गुणों के, आकार के, रंग के और रूप के मिलते जुलते होते हैं और उनका निर्माण होता है, उसको कहा जाता है वंशानुक्रम। ठीक है दोस्तों, मतलब वंशानुक्रम एक ऐसा होता है जिनमें जो बालकों का विकास होता है, जो बालक का निर्माण होता है, वह उसके वंश के अनुसार होता है, अपने माता पिता के आकार के, रंग के, रूप के अनुसार मिलता जुलता हुआ रहता है, उसे कहा जाता है वंशानुक्रम विकास। इसी को लेकर क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। इनका नाम जो है जॉन ग्रेगर मेंडल है। ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं दोस्तों, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। इन्होंने मटर के ऊपर, मटर के ऊपर इन्होंने एक अध्ययन किया था, एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उस मटर के ऊपर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जिस तरीके का बीज डाला जाए उस तरीके के बीज की पैदावार होती है। जैसे अगर आप मटर डालेंगे तो मटर का ही पौधा होगा, अगर आप आलू लगाएंगे तो आलू का ही पौधा होगा, अगर आप प्याज लगाएंगे तो प्याज का ही पौधा होगा। इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि अगर हम मटर का दाना डालते हैं तो मटर की ही पैदावार होती है। तो इसी के अनुसार उन्होंने और भी कई अध्ययन किए थे इसको लेकर, लेकिन ये आपको एक बताने के लिए एक मोटे तौर पर इस तरीके का अध्ययन किया गया था, क्योंकि ये बायोलॉजी की चैप्टर में इसका बहुत बड़ा अध्ययन इसका दिया हुआ है। तो देखिए, जॉन ग्रेगर मेंडल जो है ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने मटर के ऊपर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता का जनक। लेकिन हमारा जो बाल विकास है, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, इसमें हमारे लिए बालकों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना होता है। इसीलिए यहाँ पे एक नई बात सामने आती है कि व्यवहारिक अनुवांशिकता का पिता, व्यवहारिक अनुवांशिकता का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। व्यवहारिक अनुवांशिकता का जो पिता है वह फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है दोस्तों। फ्रांसिस गाल्टन का नाम एक जगह और आपको देखने को मिलेगा, जब हम बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस गाल्टन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसको आप देख लीजिएगा कि अनुवांशिकता का कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने मटर के ऊपर अपना अध्ययन किया था। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको क्लियर होते हैं
और व्यवहारिक अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, और वो कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आया, किस तरीके से अध्ययन किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है जुड़वा बच्चों का होना। वंशानुक्रम में एक सबसे बड़ी एक बात होती है दोस्तों, जुड़वा बच्चों का होना। ये एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है तो ऐसे कौन से बच्चे जो होते हैं जिनकी जो बच्चे होते हैं वह किस तरीके से उनका विकास होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनकी समानताएं कुछ बराबर होती हैं, दूसरे जो होते हैं जिनकी समानताएं कुछ बराबर नहीं होती। इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए बच्चे, माता और पिता, ठीक है दोस्तों। स्त्री के द्वारा अंडाणुओं का निषेचन, अंडाणुओं से अंडाणु, और पिता के द्वारा शुक्राणु, पिता के द्वारा शुक्राणु और माता के द्वारा अंडाणु। देखिए दोस्तों, जब माता के द्वारा अंडाणु और पिताजी के द्वारा शुक्राणु, नर, इसको यहां पे लिख सकते हैं अपन मादा या नर। देखिए, नर और मादा दोनों से मिलकर बालक की उत्पत्ति होती है। तो किस तरीके से होती है इसको हम देखेंगे। मादा, मादा के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और नर के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं दोस्तों? एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट की संख्या कितनी है? एक। तो यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इनकेस यहाँ पर मादा और यहाँ पर नर, मादा के अंडाणु और नर का शुक्राणु, अगर यहाँ पे मादा के अंडाणु दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, अगर यहाँ पर मादा के जो अंडाणु होते हैं वह दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, तब यहाँ पर दो जाइगोटों का निर्माण होता है। यहाँ पर दो जाइगोट का निर्माण होता है। शुक्राणु जो रहते हैं दोनों अंडाणुओं से निषेचन क्रिया करके दो जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो 85% समान होते हैं। यह बात अमेरिका की एक बैठक में यह बात क्लियर की गई थी कि जिस कंडीशन में मादा के जो अंडाणु होते हैं अगर वह दो भागों में विभाजित हो जाएं और नर के शुक्राणु अगर दोनों अंडाणुओं से निषेचन क्रिया करके दो जाइगोट का निर्माण कर लें और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वह बालक 85% एक समान होते हैं। उनका रंग समान होता है, उनका रूप समान होता है, उनका आकार समान होता है, और उनकी जो क्रियाएं होती हैं वह भी समान होती हैं। आपने देखा होगा, कई मूवियों में देखना होगा कि अगर एक व्यक्ति को कोई मारता है तो दूसरे को असर होता है, यह बात सत्य है। लेकिन किस कंडीशन में? जब यहाँ पर एक अंडाणु निकलता है लेकिन निकलने के बाद वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। अंडाणु निकलने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाए एक अंडाणु, अगर एक ही अंडाणु दो भागों में विभाजित हो जाए, उस कंडीशन पे जब दो जाइगोट का निर्माण होता है तो वो बालक 85% समान रूप से पाए जाते हैं। यह बात अमेरिका के द्वारा निश्चित की गई थी, और यह रंग, रूप, आकार और क्रियाएं में एक समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। इन केस, लेकिन अगर एक बात और होती है दोस्तों, अगर यहाँ पर मादा के द्वारा दो अंडाणुओं के द्वारा, मादा के द्वारा अगर दो अंडाणु निकलते हैं, अगर मादा के द्वारा दो अंडाणु निकलते हैं, शुरू से ही इनका कोई विभाजन नहीं हो रहा है, ये दो ही हैं, इन दोनों अंडाणुओं से जब ये निर्माण होते हैं तब भी यहाँ पे दो जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन ये जो दो अंडाणु वहां पे निषेचन हुए थे, दो अंडाणु जो निकले हुए थे,
वो अंडाणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो दो जाइगोट का निर्माण होता है, दो जाइगोट का निर्माण होता है, उनमें 55% की समानताएं होती हैं। जैसे कि उनका आकार समान हो सकता है, उनका रंग समान हो सकता है, उनका रूप समान हो सकता है, लेकिन उनकी जो व्यवहार होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं वह असमान होते हैं। इन बालकों के जो व्यवहार होते हैं वह असमान होते हैं। कोई बुद्धि में तेज होता है, कोई बुद्धि में मंद होता है, जरूरी नहीं होता। इस वाले केस में अगर इस तरीके की कोई प्रक्रिया होती है तो इसमें निश्चित नहीं होता कि दोनों बालक बुद्धिमान होंगे। एक बालक बुद्धिमान हो सकता है तो दूसरी बालक बुद्धिमान में कम हो सकता है, बुद्धि में कम हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ये पूछा जाता है कि देखो ये अगर वंशानुक्रम का चैप्टर यहाँ से प्रारंभ करने के पहले ये बात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात आपको बता दी गई। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा कि हमारे शरीर में अंदर जो जब बालक का जन्म होता है, उनका जो जन्म होता है तो उनके जो वांशिक जो गुण होते हैं, अनुवांशिक जो गुण होते हैं, वह जो निर्भर करते हैं, वह निर्भर करते हैं गुण सूत्रों पर। काय पर निर्भर करते हैं दोस्तों? गुण सूत्रों पर, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर ये जोड़े में पूछे जाएं, अगर यह आपसे पेयर में पूछे जाएं कि इनके जोड़े कितने होते हैं, तो दोस्तों इनके जोड़े होते हैं दोस्तों 23। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पे कुल संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। यह बात कई बार पेपर में पूछी जाती है कि गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़े में पूछी जाए आपसे तो जोड़े में होती है दोस्तों 23। जोड़े में संख्या होती है 23। लेकिन अगर कुल पूछी जाए, क्या होता है दोस्तों, ये इस तरीके के जोड़े होते हैं। ये एक फीता नुमाकार होते हैं, ये एक फीता नुमाकार होते हैं, फीते के आकार के होते हैं। तो देखिए एक और एक दो, ये पेयर है, दोनों मिलकर कितने? एक हैं। लेकिन जब ये अनुवांशिकता के गुण जब ये बढ़ते जाते हैं दोस्तों, इस तरीके से जब ये पेयर बनाते जाते हैं दोस्तों, जब ये बढ़ते जाते हैं नीचे, तो यहाँ से 23 जोड़े बन के बन जाते हैं। लेकिन अगर कुल की संख्या पूछी जाए कि कुल कितने होते हैं, तो कुल होते हैं दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र, यही गुणसूत्र निर्धारण करते हैं। एक बात याद रखिएगा, गुणसूत्र के द्वारा ही, गुणसूत्र के द्वारा ही यही होते हैं जीन्स, यही होते हैं क्रोमोसोम और यही होते हैं गुणसूत्र, जिनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बालक का व्यवहार, उसका रंग, आकार जो होगा वह उसके किसके अनुसार होगा। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं यह माता पिता से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए बालक का जो क्रम होता है, बालक का जो विकास होता है, वह वंशानुक्रम के आधार पे होता है। वंशानुक्रम के उस पे वंशानुक्रम के निर्माण के ऊपर जाता है। जिस तरीके से बालक के वंश का व्यवहार रहता है, उनके माता पिता का, उनके दादा दादी का जिस तरीके का व्यवहार होता है, जिस तरीके का उनका रंग रूप होता है, आकार होता है, उस तरीके से बालकों का विकास होता है। क्योंकि इनके जो गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारण होता है, गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारण होता है व्यवहार, रंग, रूप, आकार। यह सभी जो बातें होती हैं यह निर्धारित करती हैं उसके गुणसूत्रों पर। देखिए, तो आज के लिए हमारा वातावरण वंशानुक्रम को लेकर कुछ ये इंट्रोडक्शन कराना था, जो कि मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। कल मैं दोबारा आपको यहाँ पे बताऊंगा, दोबारा आपसे बात करूंगा, दोबारा आपसे पूछूंगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको हर समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, कल हम प्रारंभ करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण, इसके कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कथन कहे हुए हैं, वह कथन के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जय बागी दोस्तों।